हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। इसमें से पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। मतलब ये पेन है, ये रेस्ट में है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। और पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया। इसने अपनी पोजीशन चेंज की। चेंज कैसे की? फोर्स के कारण। फोर्स लगाए तो मोशन में, मोशन में आके यहाँ तक पहुँच गए। तो बस इसी को हम कहेंगे फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और तीसरी चीज़ होती है जब पोजीशन ऑफ पॉइंट विच एक्टिंग फोर्स। जैसे पेन है, इस पे हम कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं? अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये अपोजिट यहाँ घूम भी सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो किस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे? तो ये तीन फैक्टर पर फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगला आता है टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे हम अगर अनदर टाइप की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स अगर जीरो है जब तो बैलेंस फोर्स है, और अगर अनबैलेंस होगा तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे कि मेरा हाथ और ये पेपर कांटेक्ट में है, तो इसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? दो बॉडी कनेक्ट होते हैं और फिर स्लाइड करती हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और अगला होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हेन टू बॉडी आर नॉट कनेक्टेड ईच अदर, ठीक है ना। जब दो बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक से हम खींच नहीं लेते दूर से विदाउट कनेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स डाइपोल मोमेंट से, तो ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही डिफाइन करता है इनर्शिया को, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। इनर्शिया मेनली डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास है तो इनर्शिया है, इनर्शिया है तो मास है, ठीक है ना। मास के ऊपर ही इनर्शिया डिपेंड करेगा। इनर्शिया डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस होता है, ठीक है। इनर्शिया बॉडी की शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली ऑन मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम किसी बॉडी का मास इंक्रीज कर देंगे तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये बॉडी M1, इसका मास स्मॉल है, और ये बॉडी M2, इसका मास बड़ा है क्योंकि बॉडी छोटी है, ये बॉडी बड़ी है। तो इसका एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा। छोटी वाली का तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है, और बड़ी वाली का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। सिंपल सी बात है। ये पेन है, ये छोट पेन है, इसको हम थोड़े से फोर्स लगा देंगे तो एक ना ये ज़्यादा मूवमेंट किया। और अगर हम यहाँ पर एक बोतल रख लेंगे, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इतना ही फोर्स लगाऊंगा तो। ठीक इसी तरह अगर छोटी बॉडी होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और अगर बड़ी बॉडी होगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा कम, ठीक है। अगला टॉपिक आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले तो समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल ऑन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन इट, ठीक है ना। एक बॉडी है जैसे कि पेन है, ये जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अभी ये इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये ऐसे कैसे? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा तो ये बॉडी मोशन में करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इस पर जब तक मोशन में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। जैसे ये चल रहा है, इसके अगर मैं अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा जब तक नहीं रुकेगा ही, वरना ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एफ नेट बैलेंस फोर्स, मैंने बताया था ना, फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी नेट जीरो ही होगा, ठीक है ना।
ये बैलेंस फोर्स होगा तो उसमें एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ही नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, वरना कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे अपने को फाइंड करना है, फाइंड टी एंड टी1 इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड जी की वैल्यू दे रखी है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस हो, बैलेंस फोर्स हो, मतलब एफ नेट जीरो है इसमें। ठीक है ना, अपने को डायग्राम दे रखा है, ये 3 kg का वेट इस फिक्स बॉडी, इस रिगिड फिक्स बॉडी पर अटैच है 3 kg का। ठीक है, और नीचे इसके नीचे है 7 kg का अटैच है। यहाँ पर ये टी है, T1, और यहाँ पे T1 और इधर भी T1, ये नीचे की ओर T1 लग रहा है, ये ऊपर की ओर T1 लग रहा है। टी कैसे हो कर रहा है, यहाँ पे टेंशन। टेंशन क्या होती है, ये बॉडी है, इसको नीचे ग्रेविटी खींच रही है, तो ये क्या हो जाएगी 3G। 3 तो इसका मास और G इसकी ग्रेविटी। G अपनी वैल्यू अपने को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे टेंशन। टेंशन हमेशा अपोजिट लग रहा है, क्योंकि बॉडी नीचे है और ऊपर की ओर लग रहा है। जैसे किसी रबड़ से लटका देते हैं हम किसी बॉडी को और उसको छोड़ते हैं तो रबड़ ऊपर की ओर जाता है, तो क्यों जाता है, टेंशन के कारण ही जाता है। और इसके नीचे फोर्सेस, इसके नीचे मास लटका रखा है 7 kg का। ये इधर 3 kg से अटैच है, ये स्ट्रिंग यहाँ से 7 kg से अटैच है, तो इसका तो इधर ही टेंशन लग रहा है इसके अपोजिट, और 3 kg का इसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, अपने को फाइंड करना है टी और T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम T1 की वैल्यू। देखो ये T1 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसके नीचे कितने का वेट लग रहा है, 7 का। 7 तो इसका मास हो जाएगा, और 7G, और इसका वेट कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 10। ठीक है, तो 7G की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 7 × 10 = 70 kg। तो T1 की वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी 70 kg। ठीक है, और अगर हम टी की वैल्यू काटेंगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू काटेंगे तो 3G तो इसका मास है। ठीक है, और इस पर T1 नीचे की ओर फोर्स और लग रहा है, ये 7 kg वाला। ठीक है, 70 kg अभी जो T1 का निकाला है, ये तो नीचे नीचे का निकाला अपने को। अगर इसके नीचे लगाएंगे तो इसके नीचे ये भी तो अटैच है 7 kg का, तो इस T1 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 70 kg। तो 3G प्लस T1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100। तो T1 की वैल्यू तो 70 आ जाएगी और T की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 100। ठीक उसी तरह नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपने पास, अपने को फाइंड करना है T1 एंड T2 इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड जी की वैल्यू दे रखी है अपने को सेम 10 मीटर पर सेकेंड। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था कि बैलेंस फोर्स एफ नेट = 0 है। ठीक है, अपने को ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच है और ये एक स्ट्रिंग अटैच है, ये बैलेंस है, और इनके ऊपर दोनों को बीच में लटक रहा है 10 kg का मास लटक रहा है इनके नीचे। ये T1 इस बॉडी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको मान लें, तो अगर ये 30 का बना रहा है तो इसके साथ भी 30 का अपोजिट एंगल 30 डिग्री का बनाएगा ये। ठीक है ना, अगर हम T1 के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लाइन बनाएंगे, तो ये इसके साथ 30 डिग्री का बना रहा है तो ये भी इसके साथ 30 डिग्री का बनाएगा। तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको क्या कर देंगे, T2, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, कोस थीटा। ठीक है, ये इसका फोर्स T1 साइन थीटा का नीचे फोर्स कहाँ लग रहा है, 10 kg पे नीचे लग रहा है इसका, तो इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, 30 kg। तो T1 साइन 30, थीटा की जगह 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, = नीचे कितना है 10, और जी की वैल्यू अपने पास और है ग्रेविटी, तो 10G। जी की वैल्यू कितनी दे रखी, 10, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 10 × 10 100, और इधर जाएगा तो 200। तो T1 की वैल्यू अपने पास आ गई 200।
और अगर T2 की वैल्यू काटेंगे तो इधर T2 इज इक्वल टू T1 कोस 30। कोस 30 तो हमने भी बताया थी, ये एंगल अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और T1 की वैल्यू यहाँ पे इसके पास भी तो है 10 kg सॉरी। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन रूट कोस 30 की वैल्यू कितनी √3/2। तो अपने पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100√3। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम मोमेंटम। थैंक यू।